पिछले 30 सालों से कोई भी एक पार्टी महाराष्ट्र में अपने अकेले के दम पर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई है। हर बार यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट ही बनानी पड़ी है। इस वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्री के जरिए समझते हैं क्यों। मैं खुद महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में रहता हूँ, सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस डॉक्यूमेंट्री में शेयर करूंगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश का सबसे अमीर स्टेट है। इसका नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली 13%। एक अकेले महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान जैसे देश से भी बड़ी है। सबसे ज्यादा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन भी यहीं से आता है और देश का इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई भी यही है। जाहिर है हर पार्टी यहाँ पर सत्ता चाहेगी, पर महाराष्ट्र के पावर की कोई एक चाबी नहीं है, कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं है जिसे फॉलो करके यहाँ पर पावर हासिल की जाए। यहाँ की पॉलिटिक्स पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर कोई पार्टी यहाँ इलेक्शन जीतना चाहती है तो उसे इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। फैक्टर नंबर 1, डाइवर्स डेमोग्राफिक्स एंड ज्योग्राफी। उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े स्टेट में एक अकेले हिंदुत्व के इश्यू पर कई सारे वोट्स बटोरे जा सकते हैं, पर यह फॉर्मूला महाराष्ट्र में काफी नहीं है। रीजन है डाइवर्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफिकली हम महाराष्ट्र को 5 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोकण एंड खानदेश। हर एक रीजन का अलग ही सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स है और हर एक रीजन के अपने खुद के स्ट्रॉन्ग लीडर्स भी हैं। जैसे कि पश्चिम महाराष्ट्र यानी शुगर बेल्ट, जहाँ है बड़ी बड़ी शुगर फैक्ट्रीज, यहाँ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है शरद पवार का, जो 3 बार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं और कई बार किंग मेकर की भूमिका में नजर आए हैं। कोंकण रीजन में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है उद्धव ठाकरे का। हालांकि इन दोनों पार्टियों से अलग होकर नए फैक्शंस ने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म की है, पर लोकसभा के इलेक्शंस में इसका बीजेपी को नुकसान ही हुआ, जो दर्शाता है कि अभी भी ये लीडर्स खत्म नहीं हुए हैं। फिर विदर्भ में, जहां मैं रहता हूं, हिस्टोरिकली कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने मिला है, जिसका प्रूफ हमें 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी देखने मिला। कांग्रेस की अलायंस ने यहां 10 में से 7 सीटें जीती। अब ये तो हुआ ऊपर का पॉलिटिकल कैलकुलेशन। थोड़ा और अगर डिटेल में जाए तो आपका दिमाग महाराष्ट्र के भूगोल में गोल गोल घूम जाएगा। महाराष्ट्र के इन 5 रीजन्स की अलग अलग डिमांड्स है। फॉर एग्जाम्पल, विदर्भ रीजन की पिछले कुछ सालों से सेपरेट स्टेट बनने की डिमांड है, क्योंकि यहाँ के लोग डेवलपमेंट को लेकर निग्लेक्टेड फील करते हैं। साथ ही यहाँ पर एग्रीकल्चरल क्राइसिस भी बहुत सालों से चल रहा है, जिसके आंकड़े थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। फिर मराठवाड़ा रीजन भी बाकियों के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। यहाँ पर पानी की कमी से ड्रॉट जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती रहती है, जिसका नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। फैक्टर नंबर 2, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस इन महाराष्ट्र। अब किसानों को खुश करना है तो क्यों गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लाकर उन्हें खुश नहीं करती? महाराष्ट्र में ये उतना सिंपल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये है खानदेश रीजन, जो ऑनियन बेल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश का 30% प्याज प्रोड्यूस होता है। ट्रेडिशनली ये रीजन बीजेपी की स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, पर लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पर 7 ऐसी सीटें थी जहाँ प्याज की खेती करने वाले किसान वोटर्स थे। उनमें से बस एक ही सीट बीजेपी जीत पाई। पर क्यों? क्योंकि सेंटर ने प्याज की कीमतों को मैनेज करने के लिए उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था और एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% से 40% कर दी थी। ये टाइम पे गलत है। कैसा? हम तो एक कमजोर हो गए, हमारे पास खून नहीं है, और खून निकालेंगे तो कैसा होगा? यहाँ के एक बड़े बीजेपी लीडर ने भी ये माना कि हमारी स्टेट लीडरशिप सेंटर को इस डिसीजन का पॉलिटिकल इफेक्ट समझाने में नाकामयाब रही। अब चलिए, ऑनियन फार्मर्स को खुश करने के लिए उन्हें कुछ प्रॉमिस कर दिया, पर फिर बच जाते हैं सोयाबीन और कॉटन बेल्ट वाले, यानी विदर्भ रीजन, जहाँ मैं रहता हूँ। मेरे खुद के खेत में सोयाबीन कल्टीवेट होता है। यहाँ पिछले कुछ सालों से किसान इसलिए परेशान है क्योंकि सोयाबीन को कम प्राइस पर बेचना पड़ रहा है। ये रिसिप्ट है मेरे खेत में जो सोयाबीन बिका है उसकी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 4892 रुपीज, पर बाजार में कीमत मिल रही है सिर्फ 4000 से 4300 के बीच, जो अब और भी कम होती जा रही है। इसी इश्यू का इम्पैक्ट लोकसभा में भी पड़ा और यहाँ पर कांग्रेस जिंदा हो गई। एक शॉकिंग बात और है, ये देखिए 12 साल पुरानी सोयाबीन की रिसिप्ट। तब का और अभी का रेट बिल्कुल सेम है, पर खेती को लगने वाला खर्चा तो सेम नहीं रहा। मजदूरों से लेकर फर्टिलाइजर्स तक और कल्टीवेशन से लेकर हार्वेस्ट तक हर एक प्रोसेस में प्राइस बढ़ी है। डीजल की प्राइस भी बढ़ी है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज में ज्यादा खर्चा हो रहा है। 10 साल पहले यहाँ पर कई लीडर्स ने सोयाबीन को सही रेट दिलाने का वादा किया था। ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय, सोयाबीनला भाव मिळत नाही, कापसाला भाव मिळत नाही, शेतकरी कर्जबाजारी झालाय, सरकारची कुठली मदत नाही।
पर उस दिशा में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब बात करते हैं शरद पवार की स्ट्रॉन्ग होल्ड पश्चिम महाराष्ट्र की। ये रीजन बाकियों के मुकाबले इकोनॉमिकली काफी डेवलप्ड है क्योंकि ये है देश का शुगर बाउल। यहाँ देश का 35% गन्ना यानी शुगर केन प्रोड्यूस होता है। देश की 40% शुगर भी यही से आती है। इस रीजन में लगभग 200 शुगर फैक्ट्रीज है। अपनी पार्टी के मेजोरिटी ऑफ एमएलए छोड़ के जाने के बावजूद पवार फैक्शन की यहाँ पर लोकसभा में सबसे ज्यादा असेंबली सीटों पर लीड थी। उनकी और कांग्रेस की अलायंस ने यहाँ 12 में से 8 लोकसभा सीटें जीती। इसका रीजन ये बताया जाता है कि यहाँ की कॉपरेटिव्स और शुगर फैक्ट्रीज पर पवार की काफी मजबूत पकड़ है। हालांकि इस साल गन्ने के कम प्रोडक्शन की वजह से यहाँ शुगर प्रोडक्शन में भारी गिरावट देखने मिली है। मतलब साफ है, हर रीजन के किसानों की अलग अलग डिमांड्स हैं। इन सब के बीच में जो बैलेंस बना के रखने में कामयाब होगा उसी की पार्टी इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करेगी। फैक्टर नंबर 3, रूरल वर्सेस अर्बन वोटर्स। महाराष्ट्र में शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले लोगों का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। शहर में रहने वाले वोटर्स को नेशनल इश्यूज से कन्विंस किया जा सकता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का परफॉर्मेंस, इंडिया की जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कुछ हद तक हिंदुत्व भी। पर रूरल महाराष्ट्र जहाँ रहती है 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन, वहाँ मैटर बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ के लोग लोकल इश्यूज को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और पानी की सुविधा। फिलहाल महाराष्ट्र के रूरल वोटर्स के लिए 2 ही इश्यूज इंपॉर्टेंट है, एक अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस। मेरे रीजन से अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट, किसी को नौकरी चाहिए तो उन्हें मुंबई या पुणे जाने के अलावा दूसरे कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। फैक्ट नंबर 4, जातीय समीकरण। महाराष्ट्र में सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी है मराठा। 30% लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर 30 से 35% ओबीसीज है, जिनमें 261 जातियां शामिल है। फिर एक ग्रुप है धनगर कम्युनिटी, जिनकी पॉपुलेशन यहाँ पर 9% है। अगर ओबीसीज और बाकी जातियों को छोड़ दिया जाए तो मराठा और धनगर कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन को लेकर डिमांड्स थी वो अब तक पूरी नहीं हुई है। पहले बात करते हैं धनगर कम्युनिटी की। महाराष्ट्र की 11 करोड़ में से लगभग 1.5 करोड़ पॉपुलेशन इनकी है। फिलहाल उन्हें महाराष्ट्र में ओबीसी कंसिडर किया जाता है, पर वो चाहते हैं कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी कंसिडर किया जाए। पर बाकी ट्राइबल लीडर्स इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को उनके एसटी रिजर्वेशन कोटा में रिजर्वेशन मिले। फिर मराठा कम्युनिटी जो जनरल कैटेगरी में है वो ओबीसी रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है। इसके खिलाफ ओबीसी लीडर्स ने स्टैंड लिया है। वो भी नहीं चाहते कि उनके रिजर्वेशन कोटा से मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिले। कुल मिलाकर जो जातीय समीकरण है वो महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। करंट गवर्नमेंट भी इन इश्यूज का हल अब तक निकालने में कामयाब नहीं रही है। पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एक नया फैक्टर इंक्लूड हुआ है, द जरांगे फैक्टर। मनोज जरांगे पाटिल एक मराठा कम्युनिटी के लीडर हैं और मराठाओं को ओबीसी रिजर्वेशन देने के लिए 6 बार हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं। अब इसका फायदा किसको और नुकसान किसको, ये फिलहाल प्रिडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। मराठा रिजर्वेशन के इश्यू का ज्यादा इम्पैक्ट मराठवाड़ा रीजन में हो सकता है, क्योंकि यही से जरांगे पाटिल ने इस एजिटेशन की शुरुआत की थी। लोकसभा से पहले जब करंट बीजेपी गवर्नमेंट इस समस्या का हल नहीं निकाल पाई तो इस रीजन के पूरे 8 सीटों पर बीजेपी हार गई। अब मेरे रीजन विदर्भ में भी मराठा कम्युनिटी है, पर फिर भी इस इश्यू का वोटिंग पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के मराठाओं के पास ऑलरेडी ओबीसी सर्टिफिकेट्स है। यहाँ पे 1990 से ही उन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट्स देना शुरू हो गया था। मतलब चाहे एग्रीकल्चर हो या सोशल इश्यूज, हर इश्यू का महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। कोई इश्यू इस रीजन में इम्पोर्टेंट है तो दूसरे रीजन में उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। एक को खुश करने जाओगे तो दूसरा नाराज। इसलिए महाराष्ट्र कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ कोई एक पार्टी अपने दम पर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती। फैक्टर नंबर 5, मराठी प्राइड। दिल्ली के आगे झुकना नहीं है। ये सेंटिमेंट महाराष्ट्र में काफी प्रेवेलेंट है। 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के जरिए महाराष्ट्र का फॉर्मेशन ही मराठी बोलने वालों के लिए सेपरेट स्टेट होना चाहिए इस बेसिस पर हुआ था। तभी से यहाँ पर मराठी लोगों की रीजनल आइडेंटिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फॉर्मेशन के बाद पहले 20 सालों में ये स्टेट कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट, शिवसेना का फॉर्मेशन। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने मराठी लोगों की आइडेंटिटी और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बेसिस पर शिवसेना के फाउंडेशन को बिल्ड किया था, जिसकी वजह से शिवसेना मराठी स्पीकिंग लोगों की आवाज के रूप में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग जगह बना पाई। फिर 1999 में कांग्रेस की हाईकमांड से हुए झगड़े के कारण शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर खुद की पार्टी एनसीपी बनाई। फिलहाल शिवसेना और एनसीपी ये दोनों पार्टियां स्प्लिट हो चुकी है, जिससे महाराष्ट्र इलेक्शन का अरिथमेटिक और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों अपने पार्टियों के सिंबल भी खो चुके हैं। दोनों इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। वो ये नैरेटिव क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं कि महाराष्ट्रियन लोगों की पार्टी को दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, जिसका उन्हें लोकसभा में काफी फायदा हुआ, पर क्या विधानसभा में होगा ये वक्त ही बताएगा। हमारी थिंक टैंक की टीम के सॉलिड रिसर्च के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र की पावर 4 स्टेप्स में हासिल की जा सकती है।
स्टेप नंबर 1, महाराष्ट्र के हर रीजन के लोगों की डिमांड्स के हिसाब से हर रीजन के लिए अलग पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्ट्रेटजी अपनाना। इसमें शामिल है वहाँ के लोकल इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस कर पाना। स्टेप नंबर 2, शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले वोटर्स की डिमांड्स डिफरेंट है, ये समझकर एक बैलेंस अप्रोच अपनाकर इलेक्शन में उतरना। नेशनल इश्यूज के साथ साथ लोकल इश्यूज पर भी फोकस करना। स्टेप नंबर 3, महाराष्ट्र की जिन रीजन्स में एग्रीकल्चरल क्राइसिस है उन रीजन्स को कुछ हद तक राहत मिले ऐसी कोई स्ट्रैटेजी या पॉलिसी बनाना। और स्टेप नंबर 4 जो है सबसे डिफिकल्ट, बिल्डिंग ब्रॉड कास्ट बेस्ड कोएलिशंस। मराठा वोटर्स को खुश रखने के साथ साथ ओबीसी और दलित वोटर्स से भी सपोर्ट हासिल करना, जो सबसे डिफिकल्ट है। एक को खुश करने जाओगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस और रिसर्च अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी टीम को और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने में। थिंक टैंक की टीम की तरफ से धन्यवाद।